नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए क्लासेस में। मैं विवेक पांडे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्राचीन इतिहास। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा सा। आज हम लोग कुछ चीज़ और जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इतिहास के बारे में। इतिहास के पिता कौन थे, इतिहास का इतिहास नाम कैसे पड़ा। फिर उसके बाद जानेंगे भारत के नामकरण के बारे में कि भारत का नाम भारत कैसे है। भारत को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। तो ये नाम कैसे पड़े, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इनको भी थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो आइए थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानेंगे आगे थोड़ा सा। तो एक आध दो पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। इतिहास इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया था, यूज किया था पहली बार। इस वजह से हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं, लेकिन हमारे साहित्य में वेदव्यास को भारत का पहला साहित्यकार या इतिहासकार माना जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के पहले इतिहासकार वेदव्यास को माना जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस और भारत के पहले इतिहासकार वेदव्यास को माना जाता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। भारत में पहली बार तिथिक्रम कहने का मतलब जब हेरोडोटस ने लिखा था हिस्टोरिका, तो उसमें तिथि का वर्णन नहीं मिलता। कौन सी तिथि में उन्होंने किस राजवंश के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा, ये तो मिलता है, लेकिन उनके तिथि के बारे में नहीं मिलता। तो तिथि क्रम के अनुसार पहली बार कल्हड़ द्वारा अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा गया। तिथि क्रम के अनुसार पहली बार कल्हड़ द्वारा अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा गया। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में। एक चीज और हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ईरान के हकामनी वंश में था। हकामनी वंश का संरक्षण प्राप्त था। इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप नीचे। हेरोडोटस को ईरान के हखामनी वंश का संरक्षण प्राप्त था। हेरोडोटस को ईरान के हखामनी वंश का संरक्षण प्राप्त था। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। नोट्स अच्छा बनाइए, थोड़ा कलरफुल बनाइए। इसके फायदे हैं, नोट्स अगर आप कलरफुल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, देखने में थोड़ा सुंदर हो, अच्छे से राइटिंग हो, अच्छी लिखी हो, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, बार बार रिवीजन करने में मजा आएगा। तो नोट्स बनाते चलिए। ये 2-3 पॉइंट हैं। आइए अब जानते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। इसको हम मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं भारत का नामकरण।
भारत का नामकरण। पहला इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा भारत। भारत को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। इंडिया नाम कैसे पड़ा आगे जानेंगे, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा। तो भारत का नामकरण 3 नामों से हम लोग जानते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। आइए देखते हैं कि इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। आइए, इंडिया, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। इंडिया जो है तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया के बारे में, फिर हिंदुस्तान और भारत के बारे में। भारत का नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडिया एक ग्रीक शब्द है, इंडिया ग्रीक शब्द है। कहाँ का? यूनान का। और हिंदुस्तान फारसी शब्द है। कहाँ का? फारस। फारस कहाँ है? ईरान। फारस को क्या बोलते हैं? ईरान। तो इंडिया ग्रीक शब्द, हिंदुस्तान फारसी शब्द, फारस कहाँ है? ईरान में, ग्रीक यूनान। यूनान को हम लोग ग्रीक बोलते हैं। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा? हुआ ऐसे कि जो यूनानी थे तो इंडिया, यहाँ पे सिंधु नदी थी। सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। तो यूनानी लोग सिंधु को इंडस, इंडस की वजह से इसका नाम पड़ा इंडिया। इंडस को ये यूनानी लोग इंडोस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडोस। इंडोस से क्या बना? इंडिया। जब यूनानी आए यहाँ भारत में तो इन्होंने सिंधु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, इंडस को इन्होंने बोला इंडोस, और इंडोस से बन गया आगे चल के इंडिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया, कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान फारसी शब्द, फारस ईरान से रिलेटेड है, ईरान है। तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा? सिंधु फारसी लोग सा का उच्चारण सा नहीं कर पाते थे, इन्होंने सा का उच्चारण हा में किया, तो सिंधु का नाम पड़ गया हिंदू। और सिंधु के किनारे रहने वाले जो लोग थे तो उनको इन्होंने हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तानी कहा, और इसी से बन गया इसका नाम हिंदुस्तान। यह भी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको। पहले देख लेते हैं इंडिया। इंडिया ग्रीक शब्द, ग्रीक यूनान में है, और यूनानी सिंधु नदी को इंडोस बोलते थे। सिंधु नदी को हम लोग इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, वो लोग इसको इंडोस बोलते थे। आगे चल के यही इंडोस बन गया इंडिया। हिंदुस्तान फारसी शब्द है, फारस ईरान। सिंधु फारसी लोग सा का उच्चारण हा में करते थे, सा का उच्चारण हा। ये सा नहीं बोल पाते थे, फारसी लोग सा नहीं बोल पाते थे, इसलिए सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, हिंदू से बना हिंदुस्तान। भारत, आइए देखते हैं भारत के बारे में कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत अपने इतिहास में 3 धारणाएं हैं, तीनों को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला जैन धर्म, दूसरा, पहला हो गया जैन धर्म, दूसरा हो गया, पहले देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म में कहा गया है कि जैन धर्म के जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के नाम, ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, इस वजह से इसका नाम पड़ गया भारत। तो जैन धर्म में क्या है? ऋषभदेव
ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था। जैन धर्म में ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था, इस वजह से इन्होंने इसका नाम भारत हो गया। अब आगे देखते हैं भारत वैदिक काल। वैदिक काल में त्रिस्तु नाम का कबीला, त्रिस्तु नाम का कबीला था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास महाजनपद काल, वहां पर इसका जिक्र होगा त्रिस्तु का। त्रिस्तु नाम का कबीला था जिसके मुखिया का नाम भरत था। त्रिस्तु नाम का कबीला था जिसके मुखिया का नाम भरत था, इस वजह से भारत पड़ा। तीसरा देखते हैं दुष्यंत एवं शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। दुष्यंत एवं शकुंतला के नाम पर पड़ा। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, इस वजह से इसका नाम भारत पड़ा। चलिए, ये तो हो गया भारत का नामकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। हम लोग वही टॉपिक उठाएंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा आपने को पीएचडी करना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम का, और उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के कई स्रोत हैं। चलिए क्रम से देखते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, जो ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्री विवरण। एक एक देखते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा विवरण। चलिए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला लौकिक साहित्य, दूसरा अलौकिक साहित्य। एक एक देखते हैं। साहित्यिक स्रोत है, आगे देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, फिर देखेंगे विदेशी विवरण। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। अलौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य पहले देखते हैं। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मण ग्रंथ में आगे देखेंगे वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत,
आगे भी देखेंगे जो आते जाएंगे। तो ये हो गया। ब्राह्मणोत्तर में हम लोग दो भाग करते हैं, पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। अलौकिक साहित्य में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ को रखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ ये हो गए। साहित्यिक स्रोत हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुनः लौकिक साहित्य को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद पुराण जितने भी हम साधारण ब्राह्मण, रामायण, महाभारत इत्यादि। ब्राह्मणोत्तर में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अलौकिक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर आगे चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के, स्मारक, मुद्राएं, सिक्के भी हो गया, मुद्राएं, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, स्मारक हो गया, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। ये सबके अपने अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सब इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है। अभिलेख है, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। आगे चलते हैं विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला यूनानी या रोमन, दूसरा चीनी, तीसरा तिब्बती। यूनानी, रोमन। विदेशी यात्रा विवरण हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे, यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती। अब देखते हैं आगे। इसमें पढ़ेंगे यूनानी रोमन में मेगास्थनीज, बहुत ही फेमस है, इसकी एक किताब है इंडिका। दूसरा टालमी, तीसरा हेरोडोटस, चौथा हिकैटियस, नियार्कस। मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, हिकैटियस, नियार्कियस, डायोनिसियस। ये हो गया। चीनी में पढ़ेंगे फाहियान, वेनसांग, इसिंग, सुंगयुन। चीनी में पढ़ेंगे फाहियान, वेनसांग, इसिंग, सुंगयुन। चलिए चलते हैं तिब्बती में। तारानाथ, अलबरूनी। तारानाथ तिब्बती में तारानाथ, अलबरूनी। टालमी ज्योग्राफिका, टालमी की पुस्तक ज्योग्राफिका। तहकीक हिंद अलबरूनी की आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे, एक एक ये सब लेके चलेंगे। यूनानी, रोमन, तिब्बती जितने भी हैं साहित्यिक स्रोत प्राचीन इतिहास के। तो ये है अपना प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे, देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।